गाइस ध्यान से देखिए इस बंदे को। ये बंदा इस दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव बंदा था। मतलब इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा रेडिएशन की चपेट में आया है तो वो ये हिसाची आउची नाम का बंदा था। इस बंदे ने जो दर्द झेला है और जो दर्दनाक मौत इसको मिली है उसके बारे में अगर आप जानोगे तो आप भी पूरी तरह से सहम जाओगे। आप बस इस बंदे की जगह खुद को रख कर देखना और जो आप फील करोगे वो फील करने के बाद आप ये वीडियो दोबारा नहीं देखोगे। हिसाची आउची एक 35 साल का, शरीर से काफी मजबूत और दिखने में अच्छा खासा एक शादीशुदा आदमी था जो एक जेसीओ नाम की न्यूक्लियर पावर्ड फैक्ट्री में अपने दो दोस्तों के साथ योकाकावा और शिनोहारा के साथ काम करता था। ये जेसीओ फैक्ट्री जापान में स्थित है। ये जेसीओ फैक्ट्री खुद तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती थी बट दूसरी बड़ी फैक्ट्रीज को फ्यूल बनाकर उन्हें फ्यूल सप्लाई करने का काम करती थी ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। एंड गेस व्हाट, ये फ्यूल इस दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम के कन्वर्जन से बनाया जाता था। अब अगर नॉर्मल फैक्ट्री की बात करें तो फ्यूल बनाने के लिए सिर्फ 5% यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही सावधानी और सफाई से स्पेशल कंटेनर की मदद से उसको मिक्स किया जाता था। लेकिन ये जेसीओ फैक्ट्री नॉर्मल से थोड़ी अलग थी। यहाँ ये साले स्पेशल कंटेनर की बजाय घर में यूज होने वाले स्टील की बाल्टियों से यूरेनियम को मिक्स करते थे जिससे इंडिया में लोग कपड़े धोते हैं। खैर ऐसा ये बहुत सालों से करते आ रहे थे बट कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, पर जरूरी नहीं है कि कभी होगी भी नहीं। 30 सितंबर 1999 ये वो दिन था जो हिसाची आउची को इस दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव बंदा बनाने वाला था। फैक्ट्री अपने नॉर्मल शेड्यूल से पूरे 2 दिन पीछे चल रही थी। इस वजह से वहां के वर्कर्स को काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। काम के प्रेशर की वजह से वहां के वर्कर्स ने फ्यूल बनाने के प्रोसेस में भी 4 चांद लगा दिए। यूरेनियम को मिक्स करने का काम तो पहले से ही बाल्टियों से हो रहा था पर कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। तो हिसाची आउची भाई अपने फूल गए। जो यूरेनियम का सोल्यूशन मशीन के थ्रू मेन टैंक में जाता था वो इन्होंने डायरेक्ट बाल्टियों से डालना शुरू कर दिया और तो और इन्होंने यूरेनियम के परसेंटेज को 5 से सीधा 18% पे बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बनाया जा सके। सुबह के 10:35 पर जब वो टैंक के ऊपर चढ़कर उस सॉल्यूशन को डाल रहे थे तब अचानक टैंक के अंदर से ब्लू कलर की गैस के फॉर्म में खतरनाक रेडिएशन बाहर निकलने लगी और बाहर निकलते ही रेडिएशन के रूप में उस दानव ने तीनों वर्कर्स को, हिसाची आउची, योकाकावा और मिसातो शिनोहारा, इन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। अब क्योंकि हिसाची आउची उस टैंक के सबसे ज्यादा नजदीक था इस वजह से उसने सबसे ज्यादा रेडिएशन का सामना किया। एक नॉर्मल इंसान 1 साल के अंदर रेडिएशन में 20 मिलीसीवर का एक्सप्लोजर झेल सकता है, इतने हमारे शरीर की क्षमता होती है। लेकिन उस दिन हिसाची आउची को 17,000, शिनोहारा को 10,000 और योकाकावा को 3,000 मिलीसीवर का झटका लगा जिस वजह से उन्हें एकदम से उल्टी आनी शुरू हो गई और उन्हें बॉडी में बहुत ज्यादा जलन मचने लगी। जब उन्हें यह सब हुआ तो उस वक्त उन्हें कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो उस वक्त हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनके शरीर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दिए, बस स्किन रेड हो चुकी थी और हाथ पैर सूज चुके थे। डॉक्टर को लगा कि सब ठीक है, नॉर्मल है, 1-2 दिन में सब चंगा हो जाएगा। लेकिन दर्द का असली तांडव तो उसके अगले दिन से शुरू हुआ। अगले दिन जब डॉक्टर्स ने उनका रेडिएशन लेवल चेक किया तो चेक करते ही वो डॉक्टर्स वहां से 9-2-11 हो लिए। इतने ज्यादा रेडिएशन की चपेट में आने से कोई भी इंसान ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ देता, लेकिन हिसाची आउची अभी भी जिंदा था और दर्द से तड़प रहा था। अब जरा ध्यान से सुनना क्योंकि अब आपको हिसाची आउची की कंडीशन और उसके दर्द के बारे में एक्सपीरियंस होने वाला है। एक नॉर्मल इंसान के बॉडी सेल्स हर एक दिन, हर एक सेकंड प्रोड्यूस भी होते हैं और साथ ही साथ खत्म भी होते रहते हैं। ये हमारे डीएनए में पहले से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन आउची के केस में उसका डीएनए पूरी तरह से खत्म हो चुका था जिस वजह से उसके पुराने सेल्स तो वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे थे लेकिन उसकी बॉडी अब नए सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसके पुराने सेल्स भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगे उस दिन से ही हिसाची आउची के नर्क वाले दिन शुरू हुए। उस दिन के बाद से उसने ऐसा दर्द झेलना शुरू किया जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके सेल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, इस वजह से डॉक्टर्स ने उनको सेल ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट देना शुरू किया जो कि उस वक्त इस दुनिया में पहली बार हो रहा था। हिसाची आउची की बहन के सेल्स उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किए गए लेकिन यह जुगाड़ भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। WBC पूरी तरह से नष्ट हो जाने की वजह से अब उसके लिए छोटे से छोटा जुकाम भी जानलेवा बन चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब उसकी बॉडी से मेडिसिन टेप को हटाया जाता था तो उस टेप के साथ उसकी स्किन और उसके मांस के टुकड़े भी चिपक कर बाहर आ जाते थे। उसकी बॉडी में दवाई और फ्लूइड को स्टोर करने की एबिलिटी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जो उसे इंजेक्शंस दिए जाते थे वो उसकी स्किन से और उसकी बॉडी होल से बाहर आ जाते थे।
हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसकी बॉडी एक दिन में 1 लीटर डायरिया, ब्लड और फ्लूइड बाहर निकालने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, कुछ दिन और भी थे और अब उसकी बॉडी डेली 10 लीटर फ्लूइड अपने शरीर से बाहर निकाल देती थी। जितना फ्लूइड उसकी बॉडी से बाहर निकलता था, डॉक्टर्स उतना ही फ्लूइड उसको चढ़ाने लग गए ताकि वो जिंदा रह सके। जब दवाइयां देकर उसे सुलाया जाता था, तब भी उसकी बंद आंखों से खून बाहर आता था। हिसाची आउची पिछले 1 महीने से खून के आंसू रो रहा था। हिसाची आउची बहुत ज्यादा दर्द में था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि अब उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। लगभग 2 महीने बाद उसको इस दर्द से छुटकारा मिल गया। हिसाची आउची की हार्ट बीट रुक चुकी थी, लेकिन साले डॉक्टर नहीं रुके। डॉक्टर्स ने उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया और 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद उसकी धड़कनें फिर से चालू हो गई। हिसाची आउची दोबारा से जिंदा तो हो चुका था, लेकिन जिंदा होकर भी उस बेचारे ने क्या ही कर लिया। उसे अब पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि अब तक जो ऑर्गन्स उसके सही से काम कर रहे थे, उन ऑर्गन्स ने भी हिसाची आउची का साथ छोड़ दिया था। मतलब अब वो ऑर्गन्स भी काम नहीं कर रहे थे। पूरे 81 दिन बाद डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली से परमिशन ली कि हिसाची आउची को बचाना अब नामुमकिन है। इस बार अब उसकी हार्ट बीट रुकेगी तो अब उसको दोबारा से जिंदा नहीं किया जाएगा और उसकी फैमिली मान भी गई। ये फोटो जो आप देख रहे हो, ये थी उसकी कंडीशन। उसकी बॉडी से सारा फ्लूइड और सारी स्किन बाहर निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, दर्द से तड़प रहा था। अब आप इस फोटो को देखकर उसके दर्द का अंदाजा लगा ही चुके होंगे। फाइनली 2 दिन बाद उसे इस दुनिया से और इस नर्क से छुटकारा मिल ही गया। हिसाची आउची अब मर चुका था। दोस्तों, अब आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो कि रेडिएशन इंसान के साथ क्या कर सकती है। यह कोई मार्वल की मूवी नहीं है कि रेडिएशन की चपेट में आने से आप हल्क बन जाओगे। दोस्तों, जब न्यूक्लियर वेपन्स फटते हैं तो उसके फटने से जो हीट और आग निकलती है, उससे जो लोग मरते हैं वो तो सिर्फ शुरुआत होती है। असली मौत का तांडव तो रेडिएशन फॉल आउट लेकर आती है। थोड़े से यूरेनियम के कन्वर्जन से इंसान का ये हाल हो सकता है। तो जरा सोचिए, आज के वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स इस दुनिया में प्रेजेंट है, उनका रेडिएशन लेवल इससे हजारों गुना ज्यादा होता है। न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले ने भी उसके टेस्ट के बाद गीता का श्लोक याद किया था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. आज के न्यूक्लियर वेपन्स हजारों साल पुरानी महाभारत में इस्तेमाल किए गए ब्रह्मास्त्र से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। और जिन जिन लोगों ने महाभारत देखी है, उनको तो ये पता ही होगा कि उस वक्त भी ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स को यूज करने के लिए कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। तो अब आप इससे न्यूक्लियर वेपन की ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो। फिर से बोलता हूं, ये कोई मार्वल की मूवी नहीं है। Now I am become death, the destroyer of